हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप? तो आज हम लोग जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मेज़रमेंट एंड मोशन, और उसमें हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था व्हाई डू वी नीड टू मेज़र डिस्टेंस और लेंथ। और आज हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे कि मेज़रमेंट के बारे में क्या दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम लोग मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेज़रमेंट का मतलब होता है माप, मतलब किसी चीज़ को हम कैसे मापते हैं। तो मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, साइज और क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। मेज़रमेंट क्या है? मेज़रमेंट माप जो है लंबाई और आकार या उसकी मात्रा ज्ञात करने की प्रक्रिया है, उसे हम मेज़रमेंट कहते हैं। मतलब जिससे हम लोग साइज़ का पता करते हैं, लंबाई का पता करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेज़रमेंट। व्हेन वी टॉक ऑफ मेज़रमेंट वी हैव टू थिंक ऑफ टू थिंग्स। जब भी हम माप करने के बारे में सोचते हैं तो हमें ये सबसे पहले दो चीज़ ये देखनी होगी कि फर्स्ट वन, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब मापने का उपकरण क्या है, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट, और हम उसका प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे, मतलब हम उसे बताएंगे कैसे कि हमारा माप क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका साइज़ कितना है। तो एक तो हो गया इंस्ट्रूमेंट और दूसरा हो गया उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका। रूलर एंड मेजरिंग टेप आर द कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लेंथ। रूलर जो स्केल टाइप का होता है वो, और मेजरिंग टेप जो लंबाई टेप नापने वाली होती है, उसका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो एक सामान्य उपकरण है, मतलब कि नॉर्मल होता है जिससे हम माप लेते हैं। व्हेन वी रिप्रेजेंट लेंथ वी से 8 सेंटीमीटर, 15 किलोमीटर्स etc। जब भी हम लंबाई को मापते हैं या दिखाते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर का है, या फिर कितने भी सेंटीमीटर का हो सकता है, लेकिन बुक में आपके 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। या बताते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर है, इत्यादि। इस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। यू विल नोटिस दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंथ हैज़ टू पार्ट्स, अ नंबर फॉलोड बाय अ यूनिट। तो इसका मतलब जो हम लोग लंबाई का प्रतिनिधित्व होता है वो दो भाग में होता है। जैसे कि हो गया 8 सेंटीमीटर, 15 किलोमीटर। तो इसमें हम क्या, एक निश्चित मात्रा है जिसके संबंध में हम क्या बताते हैं कि एक निश्चित मात्रा बताई गई है जिसे हम बता सकते हैं। हैज़ टू पार्ट्स अ नंबर फॉलोड बाय अ यूनिट। यूनिट के यहाँ पे देखिए दो नंबर्स दिए हुए हैं, 8 सेंटीमीटर और 15। ये जो है ये नंबर, ये दो यूनिट दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में। यूनिट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। यूनिट का मतलब होता है इकाई। एक इकाई जो होती है ना, एक फिक्स क्वांटिटी होती है जिसे हम भौतिक भौतिक मात्रा में, मतलब फिजिकल क्वांटिटी में हम उसे लंबाई में दर्शाते हैं। फैक्ट फाइल में, पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेजर्ड लेंथ विथ ग्रेट एक्यूरेसी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लंबाई को बहुत ही सटीकता से मापते थे। Archaeologists have unearthed a piece of ivory with marking on it like a scale। पुरातत्वविद जो थे वो उन्होंने क्या किया था, एक हाथी दांत का एक टुकड़ा निकाला है जिस पर तराजू जैसा निशान बना हुआ है, और वो क्या था, लंबाई के रूप में उसे मापा जाता है। ये पिक्चर में देखिए, ए में दिया हुआ हैंड स्पैन। हैंड स्पैन का मतलब हुआ कि हाथ फैलाना, हाथ को फैलाकर किसी भी चीज़ की लंबाई को मापना। हैंड स्पैन मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑफ अ फुली स्ट्रेच्ड हैंड। हैंड स्पैन में क्या होता है कि अंगूठे की नोक, ये वाली जो नोक है अंगूठे की नोक और छोटी वाली उंगली की नोक, ये पूरी तरफ से फैले हुए हाथ की छोटी जो उंगली है ऐसे पूरी तरह से ऐसे फैला करके उसके बीच की दूरी को हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है बी क्यूबिट। क्यूबिट में क्या होता है कि मध्य की उंगली, और फैला हुआ जो होता है। क्यूबिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर आउटर स्ट्रेच्ड एंड द एल्बो। क्यूबिट में होता है कि पूरी ये उंगली फैली हुई होनी चाहिए, और एल्बो, ये देखिए एल्बो, इन दोनों को ऐसे मापते हैं हम लोग, तो उनके बीच की दूरी ऐसे हम निकाल लेते हैं क्यूबिट में। और ये सी में फैथम। फैथम का मतलब होता है हिंदी में था, जिसको हम कहते हैं था। तो फैथम इज द लेंथ ऑफ द आउटर स्ट्रेच्ड आर्म, मतलब कि ये दोनों हाथों की जो भुजाएं हैं ना, ये भुजाओं उनके उनके बीच की लंबाई, तो उसे कहते हैं फैथम इज द लेंथ ऑफ द आउटर स्ट्रेच आर्म। आर्म जो फैले होते हैं दोनों हाथों के, उनके बीच की ये जो लंबाई है उसे कहते हैं फैथम। अ यूनिट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट।
यूनिट क्या है, इकाई क्या है? यूनिट का उपयोग जो होता है ना मानक के इकाई के रूप में किया जाता है। इन अर्ली टाइम्स people used different body parts such as hands, arms and feet. शुरुआती समय में लोग क्या करते थे, लंबाई मापने के लिए मानक के रूप में क्या क्या करते थे? वो हाथ का यूज़ करते थे, आर्म्स का यूज़ करते थे, फीट्स का यूज़ करते थे, पैर का मतलब पैर का, इन विभिन्न अंगों का यूज़ करके लंबाई माप लेते थे। दिस लेड टू यूनिट्स सच एज हैंड स्पैन, क्यूबिट, यार्ड एंड फैथम टू मेजर लेंथ्स। तो इससे लंबाई मापने के लिए वो लोग क्या करते थे? हैंड स्पैन, क्यूबिड, यार्ड और था जैसी इकाइयाँ सामने आई। मतलब कि जो हाथ पैर और आर्म से वो लंबाई नापते थे ना, तो इस तरह की इकाइयाँ सामने आई, जैसा कि पिक्चर 11.4 में यहाँ पे दिया गया है। तो ये इकाई सामने आ गई। फुट, पेस एंड यार्ड आर सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ बेस्ड ऑन बॉडी पार्ट्स। तो पैर की गति और यार्ड जो शरीर के अंगों के आधार पर लंबाई जो हम मापते हैं, जो ये इकाई हैं। However, these units are not reliable as the length of body parts varies from person to person. हालांकि ये इकाइयाँ जो है ये विश्वसनीय नहीं है, मतलब कि ये रिलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर के अंगों की लंबाई जो है व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई नाटा होता है। तो हर आदमी के लंबाई के हिसाब से ये परफेक्ट नहीं आएगा। जब तक हम मेज़रमेंट से माप नहीं लेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो लंबाई जो है परफेक्ट हम नहीं ले सकते। तो देयरफॉर पीपल रियलाइज द नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसीलिए लोगों को ये एहसास हुआ कि हमें लंबाई का माप लेने के लिए, मतलब माप की मानक इकाइयों को लेने के लिए हमें किसी न किसी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ भी फैक्ट फाइल है, इंडियन यूनिट्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट, मतलब माप की लंबाई की भारतीय इकाइयाँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्वतंत्रता के बाद माप की जो मानक इकाइयों को महत्व को महसूस किया गया, तो उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड एन एक्ट कॉल्ड द वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1956। तो भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसे कहते हैं माप और वजन अधिनियम, वजन और माप अधिनियम 1956 नाम का एक अधिनियम पारित किया, विच लेड टू द यूज ऑफ द मेट्रिक सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। जिसे क्या कहा गया? मीट्रिक प्रणाली का उपयोग शुरू कर दिया गया हमारे देश में। जब ये एक्ट आया हमारे सामने 1956 में, तब ये मीट्रिक प्रणाली का यूज़ हमारे देश में शुरू हो गया। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब लंबाई की सबसे पहले यूनिट। एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा है कि माप की एक ऐसी इकाई होनी चाहिए, होना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो समान रहे, एक समान रहे, चाहे उसे कोई भी मेज़र करे, एक समान सबका मतलब एक समान सबकी माप की इकाई होनी चाहिए। दैट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ हु मेक्स द मेजरमेंट। मतलब वही कह रही हूँ मैं कि जो कोई भी मापे उसे, उसका माप की इकाई सेम होनी चाहिए। यूनिट्स दैट हैव अ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो वैसी इकाइयाँ जिनकी एक निश्चित मात्रा होती है और जो व्यक्ति दर व्यक्ति और स्थान दर स्थान अलग नहीं होती है, वही मानक इकाई कहलाती है। मतलब कि चाहे उसे आप मापें, चाहे उसे मैं मेज़र करूं, सबकी इकाई सेम होनी चाहिए। क्योंकि हम किसी टूल से माप रहे हैं तब सेम आएगी। अगर हम हाथ पैर से, किसी से, शरीर के किसी पार्ट से हम माप रहे हैं, तो वो इकाई अलग अलग होगी, क्योंकि कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो इस तरह से माप की इकाई अलग हो जाएंगी। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारी लंबाई की एक होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए बच्चों, एक्टिविटी दी हुई है जिसे आप पढ़ के घर पे भी आप इसको कर सकते हैं। आप 2-4 बच्चे मिल करके आप इसे टीचर की हेल्प लेकर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ऐसे एक्टिविटी करके भी बताऊँगी आपको। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। द फ्रेंच इंट्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम एंड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द ब्रिटिश इम्पीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फ्रेंच जो थे, फ्रेंच अपने इकाई को स्टैंडर्ड यूनिट्स में मापते थे, उसे कहते थे मीट्रिक सिस्टम, जैसा कि अभी हमने पीछे फैक्ट फाइल में पढ़ा था। और जो ब्रिटिश अपना इकाई सिस्टम यूज़ करते थे उसे कहते हैं इम्पीरियल सिस्टम। देयर आर सेवरल अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स एडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
तो ऐसे ही अलग अलग सिस्टम इकाई लोग अपने 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 देश में अपनाते हैं। इन द मेट्रिक सिस्टम द बेसिक यूनिट ऑफ द लेंथ इज़ द मीटर एंड इज़ द ब्रिटिश इम्पीरियल सिस्टम। तो हमारे जो भारत में क्या है कि बेसिक यूनिट सिस्टम जो लंबाई की है वो है मीटर, एंड इन द ब्रिटिश इम्पीरियल सिस्टम में, ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटिश इम्पीरियल सिस्टम में अपनाया जाता है लंबाई की इकाई को। इट इज़ द फुट, जो कि है फुट, पैर से वो लोग अपनी लंबाई की इकाई को मापते हैं। एज यू कैन सी इफ पीपल फ्रॉम, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग डिफरेंट parts of the world using different system of units want to trade or communicate ideas etc। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग देश में रहते हैं, तो अलग अलग अपनी सिस्टम प्रणाली को अपनाते हैं और अपने व्यापार में अपनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और आइडियाज़ बनाते हैं। इट वुड लीड टू अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस एंड कन्फ्यूज़न, और इससे क्या होता है ना, बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं और बात करने में सुविधा नहीं होती है। एज अ मेजरमेंट इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर सिस्टम एवरी टाइम। तो इसी तरह की एक सिस्टम को लाने के लिए, ताकि अनदर सिस्टम एवरी टाइम, एक ही सिस्टम को लाने के लिए जो हम कन्वर्ट कर सकें और हर जगह एक ही समय पे वो यूनिट अपनाई जाए, तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड अ कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स। साइंटिस्ट ने क्या किया, पूरे विश्व में एक ही सिस्टम, एक ही यूनिट्स को अपनाने का, अडॉप्टेड अ कॉमन सेट ऑफ यूनिट, एक ही यूनिट को अपनाने के लिए इस समस्या का समाधान ढूंढा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सेट अपनाया जिसे कहते हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और द एसआई यूनिट्स। तो इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट्स कहते हैं। The adoption of SI units in 1960 made it easier for scientists of different countries to communicate their result to one another। इससे क्या हुआ, 1960 में एसएल इकाइयों को अपनाने से विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के लिए अपने परिणाम को एक दूसरे से बताने में बहुत ही आसान हो गया। कैसे? SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, क्योंकि लंबाई की SI इकाई मीटर हो गई ना, तो ऐसे क्या हुआ, एक दूसरे को बताने में बहुत ईजी हो गया ये। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी नीड टू मेजर, वी हैव टू चूज एन एप्रोप्रिएट यूनिट। तो जिस वस्तु को हमें मापना है उसके आकार के आधार पर हमें उपयुक्त इकाई चुननी होंगी, अप्रोप्रिएट यूनिट, हमें एक इकाई चुननी होगी। सब कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ आर इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। जैसे कि उनमें से कुछ कॉमन स्टैंडर्ड इकाई हैं, सामान्य, इंच में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ मीटर्स टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ। जैसे कि हमें किसी कपड़े की लंबाई निकालनी होती है तो उसे मीटर में नापते हैं। किलोमीटर्स टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किलोमीटर का यूज़ हम कब करते हैं मापने में, जब हम किसी जगह का डिस्टेंस करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, तो हम बताते हैं कि हमें 2 किलोमीटर दूर जाना है, तो डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं। मिलीमीटर टू मेज़र द थिकनेस ऑफ द हेयर। मिलीमीटर को हम क्या करते हैं, मिलीमीटर को जैसे बालों की मोटाई मापनी है तो उसे मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। एंड सो ऑन। इसी तरह से सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर यूज टू मेजर शॉर्टर लेंथ्स, वेयर एज किलोमीटर यूज टू मेजर लॉन्गर डिस्टेंस। तो इसी तरह से सेंटीमीटर और मिलीमीटर को हम लोग मेज़र करते हैं छोटी इकाई को मापने में, लंबाई को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि किलोमीटर का उपयोग लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल 1, राजू एंड हिज फ्रेंड अकील लिव 2000 मीटर फ्रॉम ईच अदर। राजू और उसका दोस्त जो है अकील के घर से एक दूसरे के घर से 2000 मीटर की दूरी पर ये रहते हैं। एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउस इन किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे 2000 मीटर जो है उसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? वी नो दैट 1000 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होता है। तो हमें यहाँ पे 2000 मीटर का निकालना है, तो 2000 मीटर इक्वल 2 किलोमीटर। तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 हाउसेज इन 2 किलोमीटर, मतलब इन दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है।
और अब हम यहाँ देखेंगे कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ में कॉमनली क्या यूज़ किया जाता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर्स, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर्स, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर्स। ये सब आपको मैथ्स में भी पढ़ने को मिलेंगे मेजरमेंट में। अब नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। वी हैव लर्नड जस्ट नाउ दैट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेजरमेंट इज टू डिसाइड द यूनिट इन विच वी आर गोइंग टू मेक अ पार्टिकुलर मेजरमेंट। तो अभी हम लोगों ने मेजरमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट सीखा है, जो कि बताता है कि लंबाई की जो मेन इकाई है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ वी कैन डिसाइड टू यूज़ मीटर। जैसे कि लेंथ जो है, लेंथ की इकाई को हम मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं और किलोमीटर में मापते हैं और इसे प्रेजेंट करते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेजरमेंट इज टू एक्चुअली परफॉर्म द मेजरमेंट। और इसका जो सेकंड पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट है मेजरमेंट का, वो एक खुद मेजरमेंट है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ मेजरमेंट वी नीड मेजरिंग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट। तो हमें इस मेजरमेंट को दिखाने के लिए हमें एक मेजरिंग टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो ज़रूरत पड़ेगी हमें यूज़ करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर रूलर। जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? रूलर रहता है, मेजरिंग टेप रहता है, मीटर रॉड रहता है एंड सो ऑन। और इसी तरह से और भी टूल्स होते हैं जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर इज कॉल्ड लेंथ। और इसके अलावा जो दूरी होती है, दूरी को हम जैसे शुरू से लेकर अंत तक मेज़र करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं लंबाई। तो इस लंबाई की दूरी को नापने के लिए हमें मेजरिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। टेक स्पेक्स। एन ओडोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर इंडिकेटिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। ये ओडोमीटर आपको पता है किसे कहते हैं? जो हम ट्रैवल करते हैं और हमने कितनी डिस्टेंस दूरी कवर की है, वो एक कार में आपको पता चलता है। मतलब ऑटोमोबाइल्स, वही कार व्हीकल्स जो होते हैं ना, उसमें ओडोमीटर लगे रहते हैं, जिससे हमें डिस्टेंस का पता चलता है कि हमने कितनी दूरी तय की हुई है। अब हम पेज को टर्न करते हैं, आगे पढ़ेंगे। While using instruments to measure length so as to make an accurate measurement, we have to take certain precautions. जैसे जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए, लेंथ को मापने के लिए, तो हमें उससे क्या होता है? एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। मतलब कि आपको फिक्स मेजरमेंट मिलता है। और हम क्या कहते उससे ना क्या करते हैं? वी हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन। और हमें बहुत उससे निश्चित प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जैसे कि while measuring length using a ruler we should take the following precaution। जैसे अगर हम रूलर की सहायता से मेजरिंग करेंगे तो हमें प्रिकॉशन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट वन, केयर शुड बी टेकन टू कीप द रूलर along the length of the object। मतलब कि हमें रूलर को एक साथ ऑब्जेक्ट के साथ मिलाकर ऐसे रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, इफ द एज ऑफ द रूलर इज worn आउट और ब्रोकन द मेजरमेंट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी अदर मार्क दैट इज फुल्ली क्लियर। जैसे कि रूलर जो है अगर कहीं से भी ब्रोकन हो चुका है तो द मेजरमेंट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी अदर मार्क दैट इज फुल्ली क्लियर। तो हमें मेज़र क्या करना चाहिए कि जहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है वहाँ से आपको मेजरिंग स्टार्ट करना चाहिए। For example, if you measure from 2 centimeter mark to the 7 centimeter mark, the length is 5 centimeter। जैसे कि अगर आप मेज़र स्टार्ट करते हैं 2 सेंटीमीटर से, ये देखिए यहाँ 2 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 7 सेंटीमीटर तक मार्क करते हैं तो लेंथ कितना आएगा? 2 से 7 तक में 1 2 3 4 5, तो 5 सेंटीमीटर आएगा। मीन्स 7 cm माइनस 2 सेंटीमीटर इक्वल 5 सेंटीमीटर। जैसा कि फिगर 11.5 में दिखाया गया है, ये कि देखिए रूलर है, आपके पास भी होगा। तो यहाँ पे जिस तरह से मार्किंग की गई है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? मेजरमेंट शुड ओनली बी स्टार्टेड फ्रॉम अ मार्क दैट इज फुल्ली क्लियर। हमें उस तरह से मेजर करना होता है जहाँ से आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा हो। थर्ड वन है, आईज शुड बी एग्जैक्टली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। हमें अपनी आँखों को एकदम शुड बी एग्जैक्टली अबव द पॉइंट, उस पॉइंट पर रखना चाहिए वेयर द मेजरमेंट शुड बी, जहाँ हमें मेज़र हमें लेना है, हमें एकदम वहीं पे देखना चाहिए। इफ़ योर आइज़ आर एट डिफरेंट पोजिशन यू माइट गेट रॉन्ग रीडिंग्स। जैसे अगर हम लोग यहाँ मेज़र कर रहे हैं और हम इधर देख रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा मेज़रमेंट गलत चला जाए, या आगे की तरफ चला जाए या पीछे की तरफ चला जाए। तो हमें बहुत ध्यान से मेजरिंग करनी होती है, अदरवाइज़ क्या होगा? हम गलत उसकी रीडिंग
ले सकते हैं। और ये देखिए रूलर है मेरे पास। अगर आपको सपोज़ 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक आपको मेज़र करना है तो आपको अच्छे से इसको पकड़कर टाइट हाथ से आपको पकड़ के रखना होगा। और आपको आइज़ को इधर उधर नहीं देखना है, आपको उसी पॉइंट पर देखना है जहाँ आपको मेज़र करना है। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो सपोज़ 2 सेंटीमीटर से लेना है तो आप 1 सेंटीमीटर से लेंगे, या फिर कभी इधर देख रहे हैं तो हो सकता है 11 सेंटीमीटर पर हाथ पहुँच जाए। तो आपको बहुत ध्यान से इस रूलर की सहायता से आपको पॉइंट को मेज़र करना है। अब नेक्स्ट आता है यूजिंग अ डिवाइडर टू मेज़र लेंथ। अब हम लेंथ को मेज़र करने के लिए डिवाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और डिवाइड इज़ यूज टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेट्स सी हाउ। हम डिवाइडर का यूज़ कैसे करते हैं, हमें जैसे किसी चीज़ की दूरी डिस्टेंस को निकालनी है तो उस डिस्टेंस को हम उसके बीच में रख कर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैं रूलर मेरे पास है। अगर आपको जैसे 0 से 6 सेंटीमीटर को आपको मेज़र करना है तो ये 0 पॉइंट यहाँ है और 6 को आपको लाना है, तो 6 पर आप ऐसे मेज़र करके ऐसे आप रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट तक का लेंथ मेज़र हो गया। और आप इससे कहीं भी इससे मार्किंग कर सकते हैं इस तरह से। आपको मैथ्स के सेक्शन में आपको ज्योमेट्री में ये सब पढ़ने को मिलेगा कि लेंथ को कैसे निकालते हैं। तो अभी इस पिक्चर में देख लेते हैं। फर्स्ट वन, द डिवाइडर इज प्लेस सच दैट ईच टिप इज एट द पॉइंट ए एंड बी। हमें डिवाइडर को रखना है ए और बी पॉइंट पे, ऐसे करके ऐसे रखना है। और सेकेंड पॉइंट है, देन विदाउट डिस्टर्बिंग द डिवाइडर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज मेजर्ड विद द रूलर। और बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपको उस रूलर को सीधे उस दोनों पॉइंट पर रख देना है, जिससे कि आपको क्या होगा, उससे मेज़र आपको पता चल जाएगा रूलर की सहायता से। नेक्स्ट आता है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। अब आप कर्व लाइन को कैसे मेजर करेंगे? लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्ट्रिंग। हम कर्व लाइन को भी मेजर कर सकते हैं स्ट्रिंग की सहायता से। द स्ट्रिंग इज प्लेस्ड अलोंग द कर्व लाइन एंड इट्स एंड्स आर मार्क्ड ऑन द स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग को प्लेस करते हैं, जैसे कर्व लाइन जो भी है वहाँ पे हम उसे रखेंगे और उसका जो एंड पॉइंट है वहाँ पे हम उसे मार्क कर देंगे। फिगर 11.6a, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अभी देखिए फिगर में बिटवीन द मार्क पॉइंट इज मेजर्ड विद अ रूलर। अभी फिगर ए में हम देखेंगे कि लेंथ कर्व लाइन को किस तरह से मेज़र किया गया। ये देखिए कर्व लाइन है और इसे रूलर की सहायता से मेज़र किया गया है। तो इसे हम कर्व लाइन को इसे स्केल से ऐसे खींचेंगे तो इससे क्या होगा, हमें मेज़रमेंट मिल जाएगा इस स्ट्रिंग का। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, इसे मेज़र किया गया, इसने बताया। और यहाँ पे देखिए एक्टिविटी भी दी गई है। इसमें एक्टिविटी कैसे करेंगे हम, टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। कर्व लाइन का जो लेंथ है उसे जानने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? मटेरियल नीडेड, अ रूलर, अ मेजरिंग टेप, अ स्ट्रिंग, अ स्केच पेन एंड अ लीफ। हमें रूलर चाहिए, स्केल चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, स्केच पेन चाहिए और एक लीफ चाहिए, पत्ते कोई भी ट्रीज़ का। मेथड क्या है? ड्रॉ अ कर्व लाइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हमें एक ड्रॉ कर देना लाइन एक पेपर पे। प्लेस द स्ट्रिंग अलोंग द कर्व लाइन, और उस स्ट्रिंग को उस कर्व लाइन पे हमें प्लेस कर देना इस तरह से। मेक श्योर द स्ट्रिंग कवर्स एवरी बीट ऑफ द कर्व लाइन। उससे क्या होगा, अगर हम उस पर प्लेस करेंगे ना तो वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। सेकेंड वन, मार्क द पॉइंट्स वेयर द कर्व लाइन बिगिंस एंड एंड्स ऑन द स्ट्रिंग। हमें मार्क कर देना है कि कहाँ से ये जो स्ट्रिंग है इसका बिगिंस लाइन है और उसका स्ट्रिंग का एंड लाइन है, तो हमें वहाँ मार्क कर देना है इस तरह से। थर्ड, नाउ स्ट्रेच आउट द स्ट्रिंग अलोंग द लेंथ ऑफ ए रूलर। अब हम क्या करेंगे, इस जो स्ट्रिंग को ना स्ट्रेच करेंगे रूलर के सहायता से। रूलर के पास ला करके हमें स्ट्रेच करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें लेंथ का पता चल जाएगा। एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स ऑन द स्ट्रिंग। और इसको जैसे हम स्ट्रेच करेंगे ना यहाँ पे रूलर पे, इस तरह से जैसे स्ट्रेच करेंगे रूलर पे तो हमें इसके मार्किंग का पता चल जाएगा। फोर्थ वन है, ट्राई आउट डिफरेंट कर्व लाइन्स लाइक द आउटलाइन ऑफ अ लीफ और इवन योर वेस्ट। हमें कुछ डिफरेंट कर्व लाइन्स को मतलब जानने के लिए हम क्या करते हैं कि लीफ का जो आउटलाइन है ना उस पर हम मेज़र कर लेते हैं। फॉर दिस यू कैन यूज़ द मेजरिंग टेप डायरेक्टली। और इसे नापने के लिए योर वेस्ट मतलब आपकी कमर, इसे मेज़र करने के लिए आप मेजरिंग टेप को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं।
तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे ये एक्टिविटी ये ख़त्म हो चुकी है और आगे नेक्स्ट आपको है लेट्स रिमेंबर, तो इसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी इसको बताने चलूँगी तो फिर अभी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए और इसे एक्सप्लेनेशन को समझिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊं। और आपको आज की वीडियो ये कैसी लगी मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और एक लाइक करना मत भूलिए क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।